नमस्कार मित्रों, मैं आपका शिक्षक, आपका दोस्त, आपका मित्र जो कह लीजिए अभिषेक भारद्वाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां हम कुछ मज़ेदार और कुछ जानकारी से भरपूर 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं, उसे डिस्कस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किनसे क्या क्या चीज़ निकल के आ रही है। तो जिस तरह से आप लोगों ने प्यार देते आया है हमारे वीडियोस को, हमारे प्रयासों को, उसी तरह से आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, यही कामना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये जो हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो श्रृंखला है उसका ये 11वां वीडियो है, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं क्या है आज। चलिए उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, देख रहे हैं आप uzzot.in, ये जो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उज्ज्वत ऐप आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे, जहां आप जाकर के डाउनलोड कीजिए और चेकआउट कीजिए कि जितने भी ये डिटेल्ड कोर्स हैं हमारे वहां पे अवेलेबल हैं, जो आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी सहायता करेगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानने की कुछ इच्छा हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज क्या लाया गया है आप लोगों के लिए, देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द्वितीय महायुद्ध यानी इसको विश्व युद्ध भी बोल सकते हैं के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? समझिएगा। देखिए बच्चों, आइए समझिए। यहां पे देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, कॉपी पेन तैयार रखिएगा और लिखते जाइएगा। जो पहला आपका विश्व युद्ध हुआ वो 1914 आपको 1918 तक, पहला वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, WW का मतलब वर्ल्ड वॉर, वो WWW वाला नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब वाला नहीं, ये WW का मतलब वर्ल्ड वॉर। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ बच्चों वो आपको 1939 से 1945 तक हुआ, ठीक है। तो इस दूसरे विश्व युद्ध में जो है आपका जो ब्रिटेन था, कौन? ब्रिटेन, ठीक है, जिसे इंग्लैंड बोलते हैं। उस समय भारत में किसका शासन देख रहे हैं? 1945 का समय, यानी भारत अभी आजाद नहीं हुआ है, भारत 1947 में आजाद हुआ था। तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ, जो ब्रिटेन था, जो सुपर पावर, जो महाशक्ति कहा जाता था उस समय का, वो भी इस युद्ध में शामिल था। लेकिन इस युद्ध में उसे इतना घाटा लगा, इतना हानि हुआ उसे। एक तो पहला, जब आप जानिए कि जब युद्ध की स्थिति है तो क्या आप व्यापार कर पाइएगा? नहीं। क्या आप उद्योग आपके काम करेंगे? नहीं। क्या आप कृषि कर पाइएगा? नहीं। शिक्षा व्यवस्था ठप, सभी चीज क्या हो गए? रुक से गए, थम से गए। तो जो ब्रिटेन कल तक महापावर था, महाशक्ति था, वो आज कमजोर होने लगा था। तो उसी के कारण क्या हुआ, 1945 में जब विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो क्या हुआ कि ब्रिटेन के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं बची। उनके पास आर्थिक रूप से और जो मैन पावर, जो लोग काम करते थे, वो भी कम चुके थे। क्यों? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा हानि हुई ब्रिटेन को। तो उसके चलते क्या हुआ कि अब फिर भारत जो है, भारत में भी क्या चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। ये कारण था कि भारत को आजादी मिली। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ बच्चों, तो अब क्या हुआ कि आर्थिक रूप से पूरा भ्रष्ट, मतलब खत्म हो चुका था। कौन? आपका यूरोप में ब्रिटेन वगैरह। जो यूरोप में मेन रूप से हम लोग ब्रिटेन को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यूरोप जो था वो खत्म हो चुका था, उसका आर्थिक संपत्ति। तो उन्होंने क्या किया कि एक संगठन बनाया जो वहां की आर्थिक व्यवस्था को फिर से पुनः क्या करे, सुचारू रूप से चला सके, ठीक है। तो क्या ऑप्शन क्या होगा, अब वो समझिए कि सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ। तो क्वेश्चन पूछा है, फिर से एक बार देख लीजिए कि द्वितीय महायुद्ध या विश्व युद्ध में यूरोप ने कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क का, नाटो का, ओपेक का, यूरोपीय संघ का। समझिएगा यहां पे, ये तीनों चीज को भी समझ लीजिए। यहां बोला गया है सार्क, तो सार्क जो है बच्चों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें दक्षिण एशियाई देश हैं।
कहां? दक्षिण एशियाई देश हैं बच्चों। तो क्या एशिया में आता है यूरोप? नहीं सर, तो ये नहीं होगा। फिर नाटो का बात कहा गया है, नाटो, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या था, अमेरिका वगैरह इसके जो है सदस्य थे, लेकिन इसका मेन कार्य जो था वो क्या था? ये एक सैन्य गुट था। क्या था बच्चों? सैन्य गुट था। तो इसीलिए यहां क्या सैन्य गुट कभी भी आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करेगा? नहीं सर। उसके बाद बोला है तीसरा ऑप्शन क्या है? ओपेक। तो ओपेक बच्चों, जो ओपेक है ये जो तेल वाले देश हैं, यानी जो तेल बेचते हैं, जो देश तेल बेचते हैं, जो गल्फ कंट्री, यानी जिसको बोलते हैं खाड़ी देश। क्या बोलते हैं बच्चों? खाड़ी देश। खाड़ी देशों का संगठन क्या है? ओपेक है। तो क्या इन तीनों में से कोई भी आपको आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने वाला दिख रहा है? नहीं। शायद तो आपको दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया में यूरोप आता नहीं है। नाटो में आता है यूरोप, लेकिन क्या है? ये एक सैन्य संगठन है, ठीक है। ओपेक क्या है? एक तेल निर्यातक देशों का एक गुट है। तो ये तीनों में से कौन नहीं होगा? तो कौन ऑप्शन बचा आपका? ये नहीं होगा। एक मिनट, ऑप्शन कौन बचा बच्चों? ये नहीं हुआ, ओपेक नहीं, क्योंकि तेल, नाटो क्योंकि सैन्य, सार्क दक्षिण एशिया। तो कौन बच गया? यूरोपीय संघ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? यूरोपीय संघ, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूरोपीय यूनियन कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? क मोरारजी देसाई, ख नीतीश कुमार, ग इंदिरा गांधी, या घ जयप्रकाश नारायण। तो देखिए बच्चों, जो जयप्रकाश यहां जो है, इसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अब जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो बच्चों ये बिहार के एक बहुत ही जाने माने और विख्यात नेता थे। इन्होंने 1975 में जो छात्र आंदोलन हुआ, बिहार का जो छात्र आंदोलन, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार का जो छात्र आंदोलन हुआ, वहां जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? लीड किया था छात्र आंदोलन को, ठीक है। तो और इन्होंने क्या संपूर्ण क्रांति का भी नेतृत्व बिहार में किया था, ठीक है। मोरारजी देसाई देखिए, तो 1977 के बाद जब आपातकाल खत्म हुआ, जो 1975, देखिए 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति को घोषित कर दिया, आंतरिक विद्रोह के, आंतरिक अशांति के आधार पे। तो ये आपातकाल कुल 18 महीनों के बाद 1977 में खत्म हुआ। तो जब 1977-78 में जब इलेक्शंस हुए, तो इसी जयप्रकाश नारायण जी की ही पार्टी थी, जिसे बोलते हैं जनता पार्टी, और जनता पार्टी का जीत हुआ और कांग्रेस अच्छे खासे दिनों बाद हारा था। जनता पार्टी की जीत हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वहां सरकार बनी, यानी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो हाँ, तो आंसर क्या हुआ? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा नंबर, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? कि धर्म जो है वो राजनीति से कभी अलग नहीं हो सकता। यदि हम धर्म को राजनीति से अलग करते हैं तो क्या होगा? राजनीति और भी गंदी हो जाएगी और राजनीति सही से कार्य नहीं होगा राजनीति में। यह कहना मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी का यह मानना था कि जब तक आप धर्म को राजनीति से जोड़ के रखते हैं तब तक राजनीति स्वच्छ है और सही से कार्य करती है, लेकिन जब आप धर्म को राजनीति से अलग कर दीजिएगा तो राजनीति में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। आइए, ये चीज समझ गया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण हम लोग देख ही लिए, बहुत बड़े नेता थे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और मदन मोहन मालवीय, आप नाम सुनेंगे बच्चों, BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। चलिए चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बिना लेट किए हुए। अगला क्वेश्चन बच्चों, पंचायती राज
के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। यानी जब हम लोग देखे थे कि पंचायती राज का 3 स्तरीय स्वरूप देखे थे, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, फिर मीडियम पे और फिर ऊपर में 3 संस्थाएं थी, तो इनमें से कौन सी संस्था पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तर में नहीं आती है। तो देखिए बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर आपको जिला स्तर पे जिला परिषद आता है, ठीक है, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति आता है और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत आता है, ठीक है। तो देखिए तीनों स्तर पे ये जो आ रही है ये आपको पंचायती राज व्यवस्था की है बच्चों। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों कहां है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था है ये। तो कौन नहीं होगा, तो नगर निगम नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि नगर निगम ये शहरी स्वशासन व्यवस्था है, यानी ये अर्बन एरियाज के लिए है, शहर में होता है नगर निगम, गांवों में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। देखिए यहां संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग यूएन या फिर यूएनओ बोलते हैं बच्चों। आइए फिर से ब्लैंक शीट लेते हैं और समझते हैं कुछ रोचक तथ्यों को। देखिए हम बात कर रहे हैं बच्चों यहां यूएन या फिर जिसे हम लोग यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1945 में आपको दूसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो इससे पहले भी क्या हुआ था, एक संस्था बना था जिसका कार्य क्या था कि विश्व भर में शांति व्यवस्था बनाए रखे ताकि इस तरह के विनाशकारी विश्व युद्ध ना हो। लेकिन वो फेल हो गया और जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 26 जून कितना कब बच्चों, 26 जून 1945 को एक बिल पेश किया गया जिसमें यूएनओ की परिकल्पना रखी गई कि एक ऐसा संस्था हो जो क्या करे, पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखे और इस तरह के विश्व युद्धों को होने से रोके, ठीक है। तो जब ये बना था बच्चों, तो स्टार्टिंग में मात्र 53 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 53 सदस्य थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं वो देखना हम लोगों को। तो आइए देखिए, बोलता है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो अभी बच्चों ये फैक्ट है, तो याद कीजिए धड़ाक से कि 193 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन यूएनओ, ठीक है। प्रेजेंट करेंटली अभी 193 सदस्य हैं यूएनओ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल किसने लिखा था ये समझिए बच्चों। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, आर.के. नारायण, कार्ल मार्क्स और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आइए बच्चों इसका आंसर पहले जानते हैं, फिर जानते हैं इनके अलग अलग फैक्ट्स को। तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की रचना है जिसमें उन्होंने साम्यवाद को बताया है कि क्या होती है साम्यवाद, ठीक है। तो महात्मा गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये उनकी बायोग्राफी है। आर.के. नारायण ये भी लेखक है, मलगुद्दी नाइट्स इनकी रचना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने एक स्पीच दिया था जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जिसमें इन्होंने बताया कि मेरी एक सपना, मेरा एक चाहत है कि एक ऐसा दिन आए जिस समय जो श्वेत हैं और जो अश्वेत है वो साथ मिलकर के एक थाली में खाएं, ठीक है। तो यहां हम लोगों ने ये देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा या सेना किस सूची का विषय है? जो सुरक्षा है, जैसे हम लोगों ने जाना बच्चों कि जो शक्तियां हैं, ठीक है, शक्तियां हैं, इन्हें 3 विषयों में बांटा गया है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो सुरक्षा और सेना इन तीनों सूचियों में से किस सूची की है? तो बच्चों सेना कौन रखता है? क्या कोई राज्य रखता है? सेना पे क्या किसी राज्य का अधिकार है? नहीं। तो जब राज्य का अधिकार नहीं है बच्चों, तो क्या वो राज्य सूची में होगी? नहीं। क्या वो समवर्ती सूची में नहीं होगी? नहीं, क्योंकि ये दोनों पे राज्य का अधिकार होता है।
तो इन दोनों में नहीं होगी। तो अब बचा अवशिष्ट सूची और संघ सूची। तो बच्चों अवशिष्ट सूची वैसी सूचियां हैं जिनमें बचे खुचे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मामले जो नहीं है वो किसमें रखा गया है, अवशिष्ट सूची में। तो क्या सेना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बोलिएगा सर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या अवशिष्ट सूची होगा, नहीं। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों, आंसर होगा आपका, आंसर होगा संघ सूची, यानी सेना जो है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, चलिए समझ गए बात। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, कि अनुच्छेद 19 में कौन सा मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए बच्चों समझिए, जो समानता का अधिकार है वो आपको भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं उसके अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक है। तो क्या अनुच्छेद 19 आएगा इसमें, नहीं। और जो आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसका मतलब होता है कि आपको राइट है कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है, कोई छीन रहा है, देन आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। उसके लिए आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो बच्चों आर्टिकल 32 में है। तो क्या आर्टिकल 32 अनुच्छेद 19 होगा, नहीं बॉस। तो देखिए बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार है आपको अनुच्छेद 19 में। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। तो वो 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए बच्चों मौलिक अधिकार क्या होता है, किसे हम फंडामेंटल राइट कहेंगे, वैसे अधिकार जो आपकी जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जो बहुत आवश्यक है आपके चहुमुखी विकास के लिए, यानी फुल्ली डेवलपमेंट के लिए जिन जिन अधिकारों का होना आवश्यक है, सच टाइप ऑफ राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। उस तरह के अधिकारों को हम मौलिक अधिकार बोलेंगे या मूल अधिकार बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों समझिए कि शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए बच्चों यहां पे कुछ बताते हैं आपको कि ये जो संपत्ति का अधिकार आपको दिख रहा है ना, इसमें तो चारों फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन इन 1978 1978 में जब आपको जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने जब बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में बच्चों, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें क्या हुआ बच्चों कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या है मूल अधिकार से हटा करके आपको क्या लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कौन इसमें मौलिक अधिकार नहीं होगा, आपको संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। कहां से कहां तक है बच्चों, तो समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार ये आपको 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में जोड़ा गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है आर्टिकल 23-24 आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। ये क्या है, ये आपका कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार, लीगल राइट है। ठीक है, चलिए राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उसके चिन्ह किसके द्वारा मिलता है। जो भी पार्टी देखते हैं आप, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, बसपा हो गया, ठीक है, लोजपा हो गया, देखते हैं किसी का कैंची है, किसी का हेलीकॉप्टर है, किसी का हाथी है, किसी का कमल है। तो ये सब जो चुनाव चिन्ह है ये कौन उन्हें देता है, कोई तो एक आदमी होगा ना, नहीं तो पता चला आपका मन किया कि भाई हम भी एक चुनावी पार्टी बनाएंगे और उसका अब कोई विशेष व्यक्ति है वो कपिल शर्मा समझे ना, उसको आप चुनावी चिन्ह रख दिए।
आप कोई बेलन से पिट रहे हैं तो बेलन को चुनावी चिन्ह रख दिए अपने मन से। तो ऐसा नहीं होता बॉस, एक संस्था है जो आपको चुनावी चिन्ह का आवंटन करती है। वो संस्था कौन है बॉस? तो वो संस्था है, अब देखिए ऑप्शन से देखिए, राष्ट्रपति, संसद, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री। बताइए इन चारों में से किसका संबंध आपको निर्वाचन या चुनाव से दिख रहा है? नाम में ही पता चल रहा है निर्वाचन आयोग, यानी वैसा आयोग, वैसा समिति जो क्या कराए, चुनाव करवाए। तो जो चुनाव करवाएगा वही ना चुनाव चिन्ह देगा बॉस। तो कौन देगा चुनाव चिन्ह? निर्वाचन आयोग। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता एवं उसके चुनाव चिन्ह कौन देते हैं? निर्वाचन आयोग देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स देखे और उनके बारे में डिटेलिंग किया। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहिए उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।